अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी पढ़ेंगे और ये आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट। सबसे पहले हम इसका कंटेंट ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इस कंटेंट में कौन कौन से चैप्टर आपके पीए फर्स्ट में आ रहे हैं। तो आपके पीए फर्स्ट में इसमें हिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं, जिसमें हम फर्स्ट एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और ज्योग्राफी में 1 चैप्टर है तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और सिविक्स में 2 चैप्टर हैं, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेकुलरिज्म। तो आज जो हमें पढ़ना है ये फर्स्ट चैप्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आज हम सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। पेज नंबर 145 ओपन कर लिए। पेज नंबर 145 ओपन करिए और यहाँ लिखिए पार्ट फर्स्ट। यहाँ पर उस दिन की डेट लिख दिएगा, ठीक है, यहाँ पर डेट लिख दिए, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उस दिन की यहाँ पर डेट लिख देगा। अब यहाँ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे चैप्टर का नाम क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो कानून है, वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। लेट्स रीड। Constitutions means a set of rules according to which the government of a country runs। Constitution का मतलब क्या है, एक सेट है ना, सेट ऑफ रूल। जो कानून है, कायदे कानून का एक सेट है, जिसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री रन्स, जिसके हिसाब से जो गवर्नमेंट है कंट्री की, जिस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के रूल के हिसाब से, जो रूल्स उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, उस रूल के हिसाब से गवर्नमेंट क्या करेगी, रन करेगी, मतलब चलेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ द फाउंडेशन ऑफ इट्स लॉज। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी कंट्री का, वो उसके कानून का क्या है, फाउंडेशन है, ठीक है। ड्यूरिंग द डे ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की व्हेन ऑल पावर वर कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ किंग। जब मोनार्की की बात करें, जब मोनार्की पीरियड था, मोनार्की वाला टाइम था, तब क्या था कि सारी पावर जो है, सारी ताकत जो है, सारी हुकूमत जो है, वो किसके हाथ में होती थी, राजा के हाथ में होती थी, ठीक है, किंग के हाथ में। There used to be no constitution since the word of the king used to be law and the people had no say or participation in the administration and law making। क्या था, जो उस ज़माने की बात करें जब वहाँ पर मोनार्की थी इंडिया में, या कहीं की भी बात करें जहाँ पर मोनार्की हो, जब किंग हुआ करता था, उस टाइम क्या होता था, जो किंग ने बोल दिया वही सब कुछ होता था, वही कानून होता था, कोई कानून नहीं था। किंग ने जो कह दिया वही बात होनी है, ठीक है। उसकी जो ज़बान से वर्ड निकल गया, उसने जो कह दिया कि आज ये होना है, हमारे शहर में ये होना है, या हमारे देश में ये होना है, अपने मतलब एरिया में जहाँ का किंग होगा, जो उसने बता दिया वही होना है। कोई ऐसा कानून लिखा नहीं गया था, ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं। दे यूज टू बी नो कॉन्स्टिट्यूशन, कोई कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं। अगर जो किंग ने बोल दिया वही उसका कानून माना गया, और कोई इंसान, जो जनता थी, जो पीपल थे वहाँ के, उनका कोई रोल नहीं था, उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं था उसके एडमिनिस्ट्रेशन में एंड लॉ मेकिंग में। मतलब जो कानून जो किंग बनाता था, सिर्फ अकेले कानून किंग के ही होंगे, किसी का कोई डिस्कशन नहीं, कोई राय नहीं ली जा रही है कि उससे राय ली जाए जनता से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किंग सोचता था क्या करना है क्या नहीं। बट टुडे कॉन्स्टिट्यूशन इज द मिरर ऑफ द एस्पिरेशंस, होप्स, वैल्यूज एंड विजन्स ऑफ द स्टेट एंड इट्स पीपल। और आज की बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एस्पिरेशंस की मिरर है एस्पिरेशंस का, ठीक है, होप है, ठीक है, और वैल्यूज़ एंड विजन्स ऑफ द स्टेट एंड इट्स पीपल। और वहाँ जो स्टेट है, जहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसका स्टेट का, उस स्टेट के लोगों की विजन्स है, उसकी वैल्यू है, उनकी सोच है, ठीक है। फॉलोइंग डेफिनेशंस ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स डायमेंशंस। और कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि वो क्या करती हैं, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को बताती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी डायमेंशन है क्या, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। तो ये है एरिस्टोटल ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ वे ऑफ लाइफ द स्टेट हैज़ चूजन फॉर इटसेल्फ। एरिस्टोटल जो है, उन्होंने कहा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लाइफ का वो ज़रिया है, वो तरीका है, वो ज़िंदगी गुजारने का वो तरीका है जो कि स्टेट अपने लिए चूज़ करता है, ठीक है। किसी स्टेट ने अपने लिए जो ज़िंदगी गुजारने का तरीका चूज़ किया, उसे कहा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन। फिर लीकॉक ने क्या कहा, लीकॉक ने कहा द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फॉर्म ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किसी पर्टिकुलर स्टेट की कोई फॉर्म है, ठीक है। फिर प्रोफेसर डाइसी ने क्या कहा, प्रोफेसर डाइसी ने कहा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट कंसिस्ट ऑफ ऑल रूल्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ सोवरेन पावर ऑफ द स्टेट। मतलब ये क्या कहने चाह रहे हैं
कि जो भी पावर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट कंसिस्ट ऑफ ऑल रूल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, किसी स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सारे रूल्स आ जाएंगे, वो सारे रूल आएंगे जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा किसे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सरसाइज ऑफ सॉवरेन पावर ऑफ द स्टेट। मतलब जो सॉवरेन पावर है, जो हुकूमत है, जो वहाँ पर हुक्म कर रहा है, मतलब रूल कर रहा है, ये के लिए जिसकी गवर्नमेंट है, ठीक है, उसे क्या की जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सरसाइजेज, उसके अपने अपने काम दिए जाएंगे, चाहे वो इनडायरेक्टली उन्हें इलेक्ट किया जाए या डायरेक्टली इलेक्ट किया जाए, मतलब डायरेक्टली उन्हें चूज़ किया जाए या इनडायरेक्टली चूज़ किया जाए, ठीक है। उन सब की पावर को क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अफेक्ट करेगी। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो बहुत ज़्यादातर जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनकी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। अमेरिका ड्राफ्टेड इस कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटेन, और अमेरिका ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था वो कब लिखा था, जब उसकी वॉर हुई थी, आज़ादी की लड़ाई हुई थी अमेरिका की ब्रिटेन से, तब उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। द फ्रेंच ऑल्सो डेवलप अ कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और जो फ्रेंच थे, फ्रांस के रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। सिंस देन इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस टू डेवलप अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑल डेमोक्रेटिक स्टेट, और तब से ही ये एक तरह की प्रैक्टिस हो गई, मतलब लोग बाग हर कोई यही करने लगा कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन है उसे जो है इन ऑल डेमोक्रेटिक स्टेट, मतलब हर डेमोक्रेटिक स्टेट में अब क्या हो रहा है, रिटन स्टेट में रखा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को लिख कर रखा जाता है, ठीक है, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन हर जगह। नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, कानून की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन मेनली फॉर द फॉलोइंग रीज़न, अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन की किस लिए ज़रूरत पड़ी, कुछ फॉलोइंग रीजन्स हैं उनके लिए। पहला क्या है, इट डेवलप ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव पीसफुली। कॉन्स्टिट्यूशन से क्या डेवलप होता है, क्या चीज़ पैदा होती है या क्या चीज़ आती है, ट्रस्ट, यकीन आता है, भरोसा आता है, एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, और अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के जो लोग एक ही कंट्री में रह रहे हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनता है, और ट्रस्ट आता है उनके आपस में बीच में, और पीसफुल, और शांति पैदा होती है, शांति से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इट हाईलाइट्स द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स को हाईलाइट करता ही है, कॉन्स्टिट्यूशन हाईलाइट करती है गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को। इट्स कंपोजिशन एंड डिवीज़न ऑफ पावर, और उसके कंपोजिशन को और उसके डिवीज़न ऑफ पावर को, कि पावर किस तरह डिवाइड हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट है उसका कंपोजिशन क्या है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सब बताता है कॉन्स्टिट्यूशन। इट क्लियरली इंडिकेट्स द लिमिट ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट एंड गारंटी द राइट्स ऑफ द पीपल, और ये पूरी तरह से क्लियरली इंडिकेट कर देती है लिमिट ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की पावर है उसे लिमिट में मतलब इंडिकेट कर देती है, जाहिर कर देती है, एंड गारंटीज द राइट ऑफ द पावर, और जो हक है पीपल का हक है, राइट ऑफ द पीपल, जो इंसानों का हक है उसे गारंटी करती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से गारंटी देता है कि इंसानों का जो हक है वो उन्हें मिलेगा, ठीक है। फिर क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत है। In democratic societies, the constitution often lays down the rules that guard against this misuse of power by our political leaders। मतलब ये कह रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उसमें क्या रूल्स आए हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जिनके पास पावर है, जो कि नेता हैं, जो कि गवर्नमेंट में बना रहे हैं, उनके पास जो पावर है उसका वो मिसयूज़ ना कर लें, उसका कोई वो गलत इस्तेमाल ना करें, उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशंस में लॉज लिखे हुए हैं, ठीक है, कानून बनाया गया है। Another function of constitution in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or group। ये क्या कह रहे हैं, दूसरा फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है डेमोक्रेसी के अंदर कि वो इंश्योर करता है, ये बताता है, ये जाहिर करता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है, जो अमीर ग्रुप है, जिसके पास पावर है, वो कम रुतबे वाले या कम पावर वाले फुल लोगों को उन्हें क्या नहीं करेंगे, सप्रेस नहीं करेंगे, मतलब दबाएंगे नहीं, उन्हें उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, या गलत यूज़ नहीं करेंगे अपनी पावर का, जो जिनके पास पावरफुल हैं लोग हैं, जो कि पावर है जिनके पास, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके लेस पावरफुल पीपल के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे या उन्हें परेशान नहीं करेंगे, ठीक है।
Another significant need of the constitution is to save us from ourselves. और दूसरा जो ज़रूरतमंद चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन की वो क्या है, अपने आप को अपने आप से ही बचाना। कैसे? दिस मीन्स दैट वी माइट एट अ टाइम फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट अवर लार्ज इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू गार्ड अगेंस्ट दिस। मतलब कभी कभी हम ही हो सकता है कुछ गलत सोच रहे हो, है ना, कुछ इश्यूज़ पर कुछ मौके पर हम गलत सोच रहे हो और बड़े बड़े डिसीजन लेना चाहें, गलत डिसीजन ले लें, तो इसमें क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये सब बताता है और इसे हमें गार्ड करता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट टू ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री सो दैट दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड बाई एनीबडी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गारंटी देता है, हर किसी के हक के बारे गारंटी देता है, फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है हर सिटीजन्स के। कंट्री का कोई भी बंदा, सिटीजन मतलब जो उसमें रह रहा है, उसका जो सिटीजन है कंट्री का, ठीक है, उसे वो हर उसके हक दिलाता है। कॉन्स्टिट्यूशन उसके हर हक को क्या, हर हक की गारंटी देता है कि तुम्हें सब सारे राइट मिलेंगे। सो दैट दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड बाई एनीबडी, जिसकी वजह से वो किसी तरीके से किसी के ज़रिए वो डिस्क्रिमिनेट ना हो। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रिवेंट द ग्रुप इन पावर फ्रॉम मिसयूजिंग देयर पावर अगेंस्ट अदर लेस पावरफुल पीपल और ग्रुप। कॉन्स्टिट्यूशन ये भी प्रिवेंट करता है, इस चीज़ को भी देखता है, इस चीज़ को बचाता है कि जो पावरफुल पीपल हैं, जिनके पास पावर है, वो अपनी पावर को मिसयूज़ करके दूसरे लेस पावरफुल लोगों को, जिनके पास पावर नहीं है, या वो ग्रुप जिनके पास कोई पावर नहीं है, कमज़ोर लोग हैं, उन्हें कोई सप्रेस ना करे। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट ना करे। The unhealthy situation where a majority can continuously enforce डिसीजन एंड सप्रेस माइनॉरिटीज़ कैन अकर इन ए डेमोक्रेसी। और जो अनहेल्दी सिचुएशन है जहाँ पर मेजोरिटी जो है कैन कंटिन्यूसली एनफोर्स डिसीजन, जो कि अपना डिसीजन एनफोर्स कर सकती है। ठीक है, एनफोर्सेबल मतलब लागू कर सकती है। एंड सप्रेस माइनॉरिटीज़ कैन अकर इन ए डेमोक्रेसी, और माइनॉरिटी को सप्रेस कर सकती है अपना, क्योंकि हो सकता है कोई पावरफुल ग्रुप है, वो लेस पावरफुल ग्रुप को दबा रहा हो, ठीक है, सप्रेस कर रहा हो। तो इसके लिए क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड रूल्स विच हेल्प द माइनॉरिटी सो दैट दे आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके लिए भी कानून बना दिए हैं माइनॉरिटी के लिए, जो कि गरीब हैं या माइनॉरिटीज़ में आते हैं। ठीक है, किसी भी बेस पे, रेस, कलर, कास्ट, रिलीजन, कैसे भी माइनॉरिटी बेस पे आते हैं, तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है, कानून बना दिया है उनके लिए कि दे आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग। वो किसी भी चीज़ से बाहर नहीं है, जैसे लोग बाकी लोग हैं वैसे ही वो लोग हैं, वो उनसे अलग नहीं है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रिवेंट्स द माइनॉरिटी फ्रॉम द tyranny और डोमिनेंट ऑफ द मेजोरिटी। अब ये क्या है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, tyranny मतलब जुल्म और डोमिनेशन ऑफ मेजोरिटी। किसी जो मेजोरिटी जो है, जो मेजर लोग हैं, वहाँ के जो मेजोरिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि माइनॉरिटी के ऊपर कोई भी tyranny यानी जुल्म, ठीक है, उन पे कोई जुल्म सितम नहीं होगा, किससे, जो मेजोरिटी है, या उन पे कोई डोमिनेशन नहीं कर पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया कि वो माइनॉरिटी हैं, कोई बात नहीं, मगर वो बराबर का हक है उनका। ऐसा नहीं कि जो अमीर लोग हैं या जिसके पास पावर है वो उन्हें दबाए और उन पर क्या करे, जुल्म करे, ट्रेनी करे, मतलब जुल्म करे। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 146। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हेल्प अस टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट डिसीजन that might have an adverse effect on the large principle that the country believe in। हो सकता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें किस लिए मदद करती है, अगेंस्ट डिसीजन, उस डिसीजन को बनाने में, जो हो सकता है हम ऐसे डिसीजन बना रहे हो जिसका कि एडवर्स इफेक्ट हो हमारे किस पर, लार्जर प्रिंसिपल, एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जेस्ट प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव्स इन। हो सकता है कोई कंट्री जो है, कोई शहर है, वो सोच रहा है कि ये जो है हमारा, ये अच्छा होगा, ठीक है, हमारा डिसीजन ये सही होगा, मगर हो सकता है उसका कोई नुकसान हो। तो उसके लिए क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें गाइड करता है, हेल्प करता है, ठीक है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है ऐसे डिसीजन बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज़ बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट दे नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर्स टू सेट एवरीथिंग इन मोशन। जैसे कि कोई सोच रहा है कि अगर किसी पार्टी को स्ट्रॉन्ग करना है तो उन्हें एक स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर चाहिए, मगर क्या है,
टू सेट एवरीथिंग इन मोशन, मतलब हर चीज़ को सेट करने के लिए डिक्टेटर चाहिए, किसी ने ये सोचा, मगर क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ द पीपल टू गो अलॉन्ग विद दिस फीलिंग एंड विल नॉट अलाउ अ चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ नहीं करता, ये हुक्म नहीं देता किसी इंसान को कि वो इन सब फीलिंग के साथ जाएं और इस पर काम करें, और इसकी इजाज़त नहीं है कि स्ट्रक्चर, जो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है, जो पार्लियामेंट या ये कह लिए गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, उसमें चेंजेस लाए इस तरह के, ठीक है। आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स क्या हैं, कौन हैं? आइडियल्स तो ये भी कह सकते हैं जैसे कि कुछ आइडियल्स हम उन्हें आइडियल्स मानते हैं, ठीक है, हमारे आइडियल्स वो हैं, ठीक है। When India became independent, it was time to write the constitution. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, तो वो टाइम आया कि अब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए। मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, कानून बनाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। फॉर दिस अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड विद 299 मेंबर्स, और इसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, ठीक है। 299 लोग थे उसके अंदर, इनडायरेक्टली मतलब जो लोग खुद ही ग्रुप ऑफ पीपल मिलके बना लेते हैं, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली कहूँ, इनडायरेक्टली मतलब जो जनता है, आम जनता है, वहाँ के लोग मिलकर, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ के क्या थे, चेयरमैन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ये कौन थे, ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के चेयरमैन थे। द 299 मेंबर्स कंप्राइज्ड मैनी लर्नड पर्सन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, और 299 लोगों में से बहुत जगह जगह के कौन कौन थे, एजुकेटेड पर्सन थे, ठीक है, पढ़े लिखे लोग थे, नॉलेजेबल, जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले लोग थे, ठीक है, समझदार लोग थे इसमें। डे डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर, और उन्होंने क्या किया, 3 साल के अंदर जो जो मुश्किलें आई हैं, या जिन जिन चीज़ों पे मौतें हो रही हैं, या लड़ाई हुई है, दंगे फसाद हो रहे हैं, या जो भी प्रॉब्लम 3 साल के अंदर आए हैं, ठीक है, सारे एस्पेक्ट्स पे उन्होंने क्या किया, डिस्कशन किया, ठीक है, उस पर क्या हुई, डिस्कस किया। आफ्टर मैनी मीटिंग एंड डिस्कशंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फाइनली प्रिपेयर्ड, और काफ़ी डिस्कशंस के बाद, मीटिंग के बाद क्या हुआ, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन था वो फाइनली प्रिपेयर्ड हो गया, बना दिया गया। इट वाज ऑन 26 जनवरी 1950, कब बनाया गया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इम्प्लीमेंटेड, और इस दिन क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया, ठीक है। 26 जनवरी जो हम मनाते हैं, 26 जनवरी क्या होता है, उस दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना के लागू कर दिया गया था, फॉलो करने के लिए कह दिया गया था, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जीता जाता डॉक्यूमेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन गेट अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कैसे लागू हुआ था, अकॉर्डिंग टू द नीड एंड एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की नीड, उनकी ज़रूरत और उनकी एस्पिरेशन यानी डिज़ायर, इच्छा के हिसाब से क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। सर्टेन चेंजेस आर ब्रॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अ प्रोसीड्यूर कॉल्ड अमेंडमेंट, और जो कुछ चेंजेस, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ एक प्रोसेस होता है जिससे हम चेंजेस ला सकते हैं, कुछ चेंजेस करने हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को अमेंडमेंट, ठीक है। द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल क्या है, प्रेम्बल में क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विद अ प्रेम्बल, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी वो प्रेम्बल के साथ शुरू होती है, ठीक है। द एंटायर फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एक्सप्लेन इन द प्रेम्बल, और जो कि सारी की सारी जो ये कह लिए थ्योरी, जैसे मूवी होती है, मूवी के बारे में अगर किसी को बताना होता है तो उससे पहले टीजर आता है, ये ट्रेलर आता है, तो ट्रेलर देख के हम समझ जाते हैं कि इस हिसाब से मूवी होगी, ये विलन होगा, ये हीरो होगा, या स्टोरी ऐसी होगी, तो इसी हिसाब से जो प्रेम्बल है, प्रेम्बल क्या है, एंटायर फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एक्सप्लेन इन द प्रेम्बल, प्रेम्बल के अंदर, इंडियन प्रेम्बल के अंदर क्या है, सारी फिलोसफी, सारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलोसफी है, जिसके ऊपर लिखा गया है कि क्या क्या मुद्दे हैं, किस किस चीज़ पर है, क्या क्या बातें हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें प्रेम्बल के अंदर समझा दी हैं। द वर्ड प्रेम्बल मीन्स एन इंट्रोडक्शन, प्रेम्बल का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन, ठीक है, अपने इंट्रोडक्शन, उसके बारे में या किसी के बारे में बताने को क्या कहते हैं हम, इंट्रो देना, इंट्रोडक्शन। इन दिस इंट्रोडक्शन द एम एक्सप्लेन इन द प्रेम्बल,
इन दिस इंट्रोडक्शन द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड। इस इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है, ए मकसद और ऑब्जेक्टिव, मतलब जो कि काम है, ऑब्जेक्टिव जो हमारा मुद्दा है, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो मकसद है, एम है और ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है, इसमें मेंशन किया हुआ है। द प्रीम्बल इज द गाइडेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीम्बल क्या है, एक गाइडेड प्रिंसिपल है, गाइड कर रहा है, बस एक गाइडेड प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का, मगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। एंड इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है, और ये इन्फोर्सेबल नहीं है, लागू करने लायक नहीं है, ठीक है। इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। कोर्ट ऑफ लॉ में, कानून के कोर्ट में अगर देखा जाए तो ये लागू करने के लायक नहीं है, ठीक है। इसमें बस ये गाइडेंस है एक तरह की हमारा, कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, बस ये बताना चाहे इन्होंने। तो इसमें प्रेम्बल हमारा क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status, of opportunity and to promote among them all। फिर फ्रेटर्निटी, फिर ये क्या है यहाँ पर, फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर दिस 26th day of November 1949 डू हेयर बाई अडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। 1949 में, नवंबर 1949 में क्या हुआ, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, हेयर बाई अडॉप्ट। हेयर बाई मतलब इसके द्वारा अपनाया गया, कब, नवंबर 1949। और इनैक्ट मतलब परफॉर्म करना, ठीक है, अमल में लाना, अमल में लाया गया। एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और यही हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को दिया। अब ये क्या करें, जस्टिस मतलब जैसे कि जस्टिस कहते हैं न्याय, ठीक है, न्याय को कहते हैं जस्टिस। सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में अगर देखा जाए जस्टिस यानी जो भी है, कोई भी है, उसे जस्टिस होना यानी न्याय मिलना। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम जो इंडिया के लोग हैं, हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूएंट इंडिया इनटू अ, अपनी सोलेमनली मतलब महान या गंभीरता, या मतलब अपनी पूरे दिल से, ठीक है, अपने अंदर से हम मानते हैं, रिजॉल्व मतलब मानते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक पब्लिक एंड सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। मतलब सेकुलर मानते हैं उसे, सोशलिस्ट सोवरेन में लेते हैं, ठीक है, रिजॉल्व करते हैं टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सोवरेन का मतलब होता है हुकूमत, या ये कह लिए गॉड जो रूलर है, ठीक है। सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, ठीक है। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्म को लेकर जो बात होंगी। सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, अभी ये सारी चीज़ें आगे होंगी। सेकुलर मतलब ये होता है कि इंडिया हमारा सेकुलर कंट्री है, क्या मतलब कोई ऐसा नहीं है कि ये एक स्टेट है तो इसके अंदर हिंदू होंगे, ये स्टेट है तो इसके अंदर मुस्लिम होंगे, ठीक है। मुस्लिम स्टेट ही है, रिलीजियस स्टेट नहीं है, ठीक है। सारे डिफरेंट क्या है, इसमें डिफरेंट रिलीजन्स मिलेंगे। और इक्वलिटी, हर किसी को बराबर का हक है। फ्रेटर्निटी मतलब डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक की डिग्निटी को एश्योरिंग करना, एश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी, और एकता की बात। इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी, ईमानदारी का होना, नेशन की ईमानदारी, ठीक है। और फिर यहाँ क्या है, फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर्स क्या है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के फीचर क्या है, द की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स एंड सेकुलरिज्म। These key features of the Indian Constitution kept in a mind the diversity, unity, socio-economic reform and representation। ये सारे जब ये अभी मैंने बताया आपको, ये फेडरलिज्म, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट एंड सेकुलरिज्म, ये क्या है, ये तो फीचर्स हो गए। और ये जो फीचर्स बनाए गए हैं इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के, ये इसमें ये क्या दिमाग में रखकर बनाए हैं, किस चीज़ को दिमाग में रखकर बनाया गया है, इंडिया की डाइवर्सिटी को, इंडिया की यूनिटी को, इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म को दिमाग में रख के, मद्देनज़र रखते, मतलब उससे सोचकर उन सबको, उसकी बुनियाद पर उन सबको दिमाग में रख कर, माइंड में रख कर क्या करा गया है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और ये जो हमारे की फीचर्स हैं इन्हें बनाया गया है, ठीक है। फेडरलिज्म में क्या है, फेडरलिज्म क्या है, इट रिफर टू द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है, इट रिफर टू द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एट मोर देन वन लेवल,
मतलब फेडरलिज्म का मतलब जो हमारी कंट्री है उसकी गवर्नमेंट एक ही लेवल पे नहीं होगी कि सेंट्रल लेवल पे है तो सेंट्रल पे ही हो या स्टेट लेवल पे। तो इसमें क्या है, मोर देन वन लेवल, एक से ज़्यादा लेवल पे इसमें हमें गवर्नमेंट मिलेगी। फेडरलिज्म का मतलब ये होता है। इन इंडिया वी हैव द गवर्नमेंट एट द सेंटर, इन द स्टेट एंड द पंचायती राज। इंडिया के अंदर हमारी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ मिलती है, हमारी सेंट्रल पे मिलती है और स्टेट गवर्नमेंट होती है और पंचायत गवर्नमेंट होती है, पंचायती राज जिसे कहते हैं। एट द विलेज, जो कि गांव में हमारी होती है पंचायत, ठीक है। इट वाज अ चैलेंज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर टू बिल्ड सच अ सिस्टम ऑन द गवर्नमेंट विच वुड वर्क फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द कंट्री। अब ये क्या कह रहे हैं, इट वॉज चैलेंज, ये एक चैलेंज था एक तरह का, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स टू बिल्ड सच अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट इस तरह का बनाने में, इस तरह की गवर्नमेंट डेवलप करने के लिए या बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन जिन लोगों ने बनाया उनके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस तरह की गवर्नमेंट बनाई जाए, ठीक है। फेडरलिज्म, फेडरल गवर्नमेंट बनाना ये एक तरह का चैलेंज था, बहुत बड़ी बात थी। विच वुड वर्क फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द कंट्री एंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ऐसी गवर्नमेंट बनाने का, बहुत ऐसी गवर्नमेंट बनाने का कि वो जो टॉप से बॉटम लेकर पूरे एक आदमी से लेकर दूसरे आदमी तक जो गवर्नमेंट काम करे, मतलब पर्सन टू पर्सन वर्क करे, ऐसी गवर्नमेंट बनाना उनके लिए, किसके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंज था। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, ठीक है, बहुत मुश्किल काम था। They wanted such a government which was familiar with the local structure of a state and village and not only a government sitting in the capital making all the decisions। मतलब ये कह रहे हैं इन्हें कैसी गवर्नमेंट चाहिए थी कि जो कि आम जनता, आम स्टेट या विलेज के लोगों के बारे में जानते हो, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हो। एंड नॉट ओनली अ गवर्नमेंट सिटिंग इन द कैपिटल मेकिंग ऑल द डिसीजन, और जो गवर्नमेंट खाली कैपिटल में बैठी है वही सिटीजन या डिसीजन नहीं लेगी, ठीक है। जो सिटीजन्स के डिसीजंस हैं, मतलब जो कैपिटल मेकिंग गवर्नमेंट है वही खाली कैपिटल जो है, जो गवर्नमेंट सिटिंग है, बैठी हुई है कैपिटल के अंदर, वही खाली डिसीजन नहीं लेगी। नाउ एवरी स्टेट इन इंडिया एंजॉय पावर एंड वर्क अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब क्या है, जो सारे स्टेट हैं उनके पास, अब इंडिया के अंदर जो सारे स्टेट हैं उनके पास पावर एंजॉय करने का और काम करने का, वर्क अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अपनी पावर एंजॉय कर सकते हैं, अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं, मगर ये किसके अंदर काम करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहकर, ठीक है। The constitutions contain a list that provide detail on all the issues। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके पास एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसमें क्या है, सारी डिटेल्स प्रोवाइड की हैं उसमें। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन अ लिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के पास एक ऐसी लिस्ट है जिसमें सारी डिटेल प्रोवाइड की हैं ऑन ऑल द इश्यूज़, सारे इश्यूज़ पर, सारे जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी ये के लिए जो भी परेशानियां हैं, ठीक है, दैट ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन, और उस पर हर लेवल का गवर्नमेंट, हर लेवल का नेता, हर लेवल की जो गवर्नमेंट है उस पर लॉज, कानून बना सकती है। इन इंडिया फेडरलिज्म डज नॉट मेयरली एक्ट एज एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बट इट इज़ अ पावर विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पीपल ऑफ स्टेट। अब ये क्या कह रहे हैं, इंडिया के अंदर फेडरलिज्म का मतलब ये नहीं है कि एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, कि फेडरल गवर्नमेंट का एजेंट बनकर एक्ट करना, बट इट इज़ अ पावर विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर द पीपल ऑफ स्टेट। मगर ये एक पावर है जो कि ड्रॉन की गई है, दी गई है, किसे, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिली है ये, फॉर द पीपल ऑफ स्टेट, स्टेट के जो लोग हैं उनके लिए ये पावर ली गई है, ठीक है। इंडिया इज गवर्न्ड बाय लॉज एंड पॉलिसीज विच आर मेड बाय ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। और इंडिया जो है वो मेड है, बनी है और गवर्न होती है किन कानून पर, कानून और पॉलिटिक्स पर, ठीक है, पॉलिसीज़ पर। उनका इंडिया जो है हमारी जो गवर्न होती है वो किस पर होती है, कुछ कानून और पॉलिसीज़ पर, जो कि हर लेवल के गवर्नमेंट इंडिया के अंदर बना सकते हैं, ठीक है, जो कि हर लेवल की गवर्नमेंट अपना अपना कानून या कुछ बना सकते हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है अब हमारा, नेक्स्ट यहाँ पर, इट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट वेयर पार्लियामेंट हैज़ द सुप्रीम पावर ऑफ लेजिस्लेशन। और ये किस तरह की गवर्नमेंट है, इसमें ये ऐसी तरह की गवर्नमेंट है, ये इस तरह की गवर्नमेंट है जिसमें पार्लियामेंट की क्या है, सुप्रीम पावर होती है, लेजिस्लेशन की सुप्रीम पावर किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है, ठीक है।
द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, और जो इंडिया के लोग हैं, पीपल हैं, वहाँ की जो जनता है इंडिया की, उसके पास उसका डायरेक्ट रोल है, ठीक है, उनका डायरेक्ट क्या है, हिस्सा है, पार्टिसिपेशन है किसमें, इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने नेता को चूज़ करने के लिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए इंडिया के पास ये क्या है, डायरेक्ट रोल है, इंडिया का डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट राइट्स है ये। फर्दर एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन कंटेस्ट इलेक्शंस, और हर सिटीजन, किसी भी सिटीजन का, कंट्री के कोई भी सिटीजन से या कोई भी इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड, किसी भी बैकग्राउंड का हो वो, ठीक है, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, चाहे वो औरत हो या आदमी हो, वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, क्या है वो क्या कर सकता है, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द पीपल, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या होते हैं, लोगों के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म द गवर्नमेंट इन द सेंटर विच इज कॉल्ड पार्लियामेंट, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं सेंटर में, जिसे हम क्या कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड पार्लियामेंट, ठीक है, हम उन्हें क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। इन इंडिया देयर आर 2 सेट्स ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया के अंदर 2 सेट हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के, कौन कौन से, वन इज एट द स्टेट लेवल एंड अदर इज द नेशनल लेवल, एक स्टेट लेवल पर है और दूसरा नेशनल लेवल पर है। एट द नेशनल लेवल वी हैव 2 हाउस, और नेशनल लेवल पे हमारे 2 घर हैं, 2 हाउसेज हैं, कौन कौन सा, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है, नेशनल लेवल पे कौन कौन से हाउसेज हैं हमारे, 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। द लोकसभा इज कॉल्ड द लोअर हाउस एंड द राज्यसभा इज कॉल्ड द अपर हाउस, लोकसभा को हम क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं, और राज्यसभा को हम क्या कहते हैं, अपर हाउस, ठीक है। लोकसभा क्या है हमारा, लोकसभा हमारा क्या है यहाँ पर, अपर हाउस, राज्यसभा इज कॉल्ड अपर हाउस एंड लोकसभा क्या है हमारा, लोअर हाउस। लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू डायरेक्ट वोटिंग, और जो लोकसभा के लोग होते हैं, लोकसभा में जो गवर्नमेंट बनती है, ये करिए लोकसभा में जो लोग पीपल इलेक्ट किए जाते हैं वो किसके जरिए होते हैं, डायरेक्टली पीपल, जो डायरेक्टली जो जनरेशन, जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, पीपल हैं, जो जनता है, वो वहाँ पर इलेक्ट करती है, उन्हें सिलेक्ट करती है, ठीक है, इलेक्टेड होते हैं उनके जरिए। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड थ्रू इनडायरेक्ट वोटिंग, और जो राज्यसभा के लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, वो इनडायरेक्ट वोटिंग, मतलब जो पहले से गवर्नमेंट है, जो कि वहाँ पर जो ये कह लिए जो नेता है वो राज्यसभा के लोग चूज करते हैं, वहाँ पर किसी जनता का रोल नहीं होता, ठीक है। एट द सेम लेवल वी हैव विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसी लेवल पे हम अगर बात करें, एक और है हमारा विधानसभा, जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। मेंबर ऑफ द विधानसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जो विधानसभा के लोग होते हैं, जो विधानसभा के मेंबर होते हैं, वो किसके जरिए इलेक्ट किए जाते हैं, विधानसभा के मेंबर आर इलेक्टेड बाय द पीपल, लोगों के जरिए, ठीक है, पीपल के जरिए। नेक्स्ट पेज नंबर 148, पीपल ऑफ, यहाँ पर लिखा है पीपल। सम स्टेट है विधानसभा, विधान परिषद, और कुछ स्टेट के पास जो है विधान परिषद भी होता है ऑल्सो, मतलब विधान परिषद भी है कुछ स्टेट के पास। विच इज सिमिलर टू द राज्यसभा एट द सेंटर, जो कि राज्यसभा की तरह ही होता है, सेंटर पर वैसे ही होता है विधान परिषद, ठीक है। अब क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर का बांटना, सेपरेशन करना, ठीक है, सेपरेट कर देना, अलग करना। देयर आर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इंडिया की 3 ऑर्गन है, इंडिया के गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं इंडिया के, क्या कौन कौन से हैं, एक लेजिस्लेचर, फिर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये क्या हो गए, 3 ऑर्गन हो गए, 3 हिस्से हो गए। जैसे द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेक्स द लेजिस्लेचर, हम लोग जो हैं, जो कि हमने चूज करा है, जिस नेता को हम लोग चूज कर जिन्हें बनाते हैं, हम जिन्हें इलेक्ट करते हैं, क्या बनाते हैं, हम लेजिस्लेचर बनाते हैं। द रोल ऑफ लेजिस्लेचर इज टू डिस्कस प्रॉब्लम एंड टू मेक लॉज, लेजिस्लेचर का रोल क्या है, काम क्या है, प्रॉब्लम को, मुश्किलों को, परेशानियों को डिस्कस करना और कानून बनाना, ठीक है, ये किसका काम है, लेजिस्लेचर का। द ब्यूरोक्रेसी मेक्स अप द एग्जीक्यूटिव, अब ये कह रहे हैं जब ब्यूरोक्रेसी मतलब पद अधिकारी, जो कि पद पर बैठा है, जो कुर्सी पर बैठा है, जिस कुर्सी पर जिसका अधिकार है, वो क्या करता है, मेक्स द एग्जीक्यूटिव वो बनाता है।
एंड इट्स रोल इज़ टू इम्प्लीमेंट द वेरियस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? एग्जीक्यूटिव किसने बनाया? जो पद अधिकारी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, मतलब ब्यूरोक्रेसी है, मतलब ये कह लिए जो कि कुर्सी का मालिक है, उसने क्या बनाया? मतलब जो इसमें आया लेजिस्लेचर में जो लीडर है उसने क्या बनाया? एग्जीक्यूटिव बनाया। एग्जीक्यूटिव का मतलब रोल क्या होता है? इम्प्लीमेंट करना, लागू करना वो सारे प्रोग्राम, वो सारी पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट ने बनाई हो, उन्हें लागू करना। ठीक है, उन पॉलिसीज़ को, उन प्रोग्राम को लागू करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स मेक अप द जुडिशरी। और जो जुडिशरी है वो कैसे बनता है? सिस्टम ऑफ कोर्ट, कोर्ट का जो सिस्टम है मेक्स अप द जुडिशरी, वो क्या बनाता है? जुडिशरी बनाता है। एंड इट्स रोल इज टू इंश्योर दैट द लॉ ऑफ लैंड इज फॉलोड। और जुडिशरी का काम ये होता है, ये इंश्योर करना, ये देखना कि जो लॉ ऑफ लैंड है, जो कानून है, वो फॉलो हो भी रहा है, नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से द पावर ऑफ द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्रॉसेस इट्स लिमिट और टू मिसयूज इट्स पावर द अदर ऑर्गन कैन चेक एंड इंश्योर बैलेंस। मतलब अब ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, अगर इन तीनों में से कोई भी, इन तीनों की गवर्नमेंट में से अगर अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर लेजिस्लेचर में गलत यूज़ हो रहा है पावर का, तो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मिलकर देख सकते हैं लेजिस्लेचर के काम को, मतलब एक दूसरे की पावर को क्रॉस चेक कर सकते हैं, एक दूसरे की पावर को ये देख सकते हैं कि वो मिसयूज़ तो नहीं कर रहे अपनी पावर का। अब क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेकिंग द क्लचेस ऑफ हेगेमनी, हेगमनी, इसे हेजमनी पढ़ते हैं, बल्कि हेजमनी ऑफ मेजोरिटी ग्रुप्स इन अ सोसाइटी। मतलब ये कह रहे हैं हेजमनी मतलब लीडरशिप। ठीक है, लीडरशिप। ठीक है, हेजमनी मतलब लीडरशिप। ठीक है, हुकूमत, ये कह लिए हुकूमत। क्लचेस मतलब क्या होता है? चंगुल, गुच्छा जिसे कहते हैं, चंगुल में फंस जाना, तो वही होता है क्लचेस। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेकिंग द क्लचेस ऑफ हेगेमनी। जो लीडरशिप है, जो हुकूमत है, मेजोरिटी, लीडरशिप ऑफ मेजोरिटी, हेगेमनी ऑफ मेजोरिटी ग्रुप और इन अ सोसाइटी, ये मान लिए जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसलिए आया कि वो उन सारी क्लचेस को, उन सारे चंगुल को तोड़ दे, उन सारे बेड़ियों को या उन सारे चीज़ों को, बाउंड्रीज को तोड़ दे। किसके ज़रिए? जो कि बनाई जा रही है लीडरशिप, जो कि मेजोरिटी ग्रुप है तुम्हारे सोसाइटी का, या हमारे सोसाइटी का जो मेजोरिटी ग्रुप है, मेजर ग्रुप है, वो क्या कर रहा है? अगर कोई अपना हुक्म या लीडरशिप थोप रहा है या क्लच कर रहा है या उसमें चंगुल में फंसे हुए हैं, तो उसे ब्रेक करने के लिए क्या आया? तोड़ने के लिए क्या आया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। साफ साफ ये कहना चाह रहे हैं, मतलब जो हमारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उन्हें भी बराबर का हक देने के लिए आया। अब इसमें क्या आया? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रिस्पेक्ट्स द फैक्ट दैट एवरी एडल्ट इज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इन रिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल, इकोनॉमिक बैकग्राउंड और लेवल ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब मुद्दा ये था, ये लाने की बात ये थी कि इसमें ये बात थी, हर एडल्ट मतलब जो हर बालिग इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है हमारे हिंदुस्तान का या हमारे स्टेट का या कंट्री का, हिज हर सोशल, इन रिस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड, मतलब बिना ये देखे कि वो किस बैकग्राउंड का है या किस उस हद तक उसने एजुकेशन ली है या वो पढ़ा लिखा है या गंवार है, ये सारी बातें ना देखकर हर एडल्ट को, हर जो बालिग इंसान है, बालिग लोग हैं, उन्हें क्या किया? एडल्ट को क्या दिया? सिटीजन्स को क्या दिया? रिस्पेक्ट दी। ठीक है, इज्जत दी कि क्या है ना, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट एज एंड व्हेन ही बिकम एंटाइटल्ड टू वोट। और ये इसमें हक ये दिया गया था कि जब वो बालिग हो जाएं लोग, मतलब इस काबिल हो जाएं, एंटाइटल मतलब काबिल हो जाएं, जब वो एंटाइटल हो जाएं, वोट देने के लायक हो जाएं, तो वो उन्हें, हर सिटीज़न को ये हक दिया गया कि वोट दें और अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने नेता चूज़ करें। ठीक है, अपनी गवर्नमेंट बनाएं, मतलब चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या पढ़ा लिखा हो, गंवार हो, बस वो समझदार हो, मतलब बालिग हो, एडल्ट हो। ठीक है, ये था, तो सबको बराबर का हक दिया गया उसमें। फिर क्या है? फंडामेंटल राइट के बारे में बात करते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स आ गए कुछ इसके कॉन्स्टिट्यूशंस के। फंडामेंटल राइट्स में क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी सर्टेन फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। इंडिया के सिटीजन को जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ
सर्टेन फंडामेंटल राइट्स देता है, ठीक है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के सिटीजन्स को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ फंडामेंटल राइट की गारंटी देता है, मतलब गारंटी देता है कि हमें ये फंडामेंटल हमारा जो हक है वो हमें मिलेगा या मिला है, उसमें कुछ राइट्स दिए हैं हमें। क्या है इसमें? दीज फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक राइट्स एंड दस मेक द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये बहुत बेसिक राइट हैं, जो आम राइट्स हैं, आम हक होने चाहिए लोगों के, हक जो आम लोग, इंसानों का, आम जनता का हक है, उस पर बात हुई है इसमें। एंड दस मेक द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यही जो है कॉन्स्टिट्यूशन की सोल बनाता है, मतलब रूह है ये कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। यही जो है कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी रूह है। फिर नेक्स्ट क्या है यहाँ पर हमारा, ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, नो, यहाँ पर कह रहे हैं नो वन कैन टेक अवे दीज फंडामेंटल राइट्स और कैन एनरोच अपॉन देम। कोई भी तुम्हारा ये फंडामेंटल राइट्स ले नहीं सकता और ना ही कोई इस पे एनरोच कर सकता है, ठीक है। कोई ही इस पे दबा नहीं सकता तुम्हें। इस फंडामेंटल राइट्स, अगर ये तुम्हारे सारे फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे पास इसीलिए दिए हैं कि कोई तुम्हें दबाए ना, कोई किसी, जैसे कोई मेजोरिटी है या कोई अमीर है वो गरीब को दबा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के राइट्स दिए गए हैं कि सबको बराबर का हक मिले। पहला इसमें राइट क्या है? राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, मतलब हर किसी को बराबर का हक होना। इक्वलिटी से हमें समझ में आ रहा है बराबरी, ठीक है। यहाँ क्या है हमारा, इट गारंटीज इक्वलिटी टू एवरी पर्सन बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब ये कह रहे हैं इट गारंटीज इक्वलिटी टू एवरी पर्सन बिफोर लॉ। कानून के अंदर इसमें क्या है, हर किसी को बराबर का हक दिया गया है, बराबरी दी गई है, इक्वलिटी दी गई है, ठीक है। इक्वलिटी दी गई है बिफोर लॉ, मतलब कानून के अंदर, एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और इंडिया के जो टेरिटरी है उसके अंदर बराबर के जो प्रोटेक्शन होगी लॉ की, वो बराबरी दी हुई है, ठीक है। बराबर की प्रोटेक्शन प्रोवाइड की हुई है सबके लिए। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स द स्टेट ऑफ डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। और ये भी यह प्रोहिबिट किया गया है, सख्त मना किया गया है कि कोई भी कलर, कास्ट, रिलीजन और या ये कह लिए कि कहीं, जैसे कि सिटीज़न कहाँ का है इसके हिसाब से, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, कोई भी जो है अगर किसी को क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, तो क्या है उसके ऊपर वो प्रोहिबिट है, ठीक है, सज़ा मिलेगी उस पर। मतलब ये प्रोहिबिट है, मतलब मना किया हुआ है, ठीक है, सख्त मना है इसके ऊपर कि किसी को कोई किसी वे में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। The Constitution provide equality of opportunities to all the citizen in matter of public employment। और जो Constitution है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इक्वलिटी की, टू ऑल द सिटीजन्स इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में भी Constitution हमें क्या प्रोवाइड करता है, इक्वलिटी, बराबरी की अपॉर्चुनिटीज़, बराबरी का हमें हक देता है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ देता है। इट ऑल्सो डिक्लेयर दैट अनटचेबिलिटी इज एबोलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इज फॉरबिडन। कह रहे हैं जो इसने ये भी डिक्लेयर किया है, जो अनटचेबिलिटी है, जो पहले अनटचेबिलिटी चलती थी वो एबोलिश कर दी गई है, ख़त्म कर दी गई है। एंड इट्स प्रैक्टिस इज फॉरबिडन, और इसकी जो प्रैक्टिस है वो सज़ा मिलेगी उस पर, माफ़ी नहीं होगी उस पर, ठीक है। अगर कोई इसकी प्रैक्टिस करता है, अनटचेबिलिटी करता है, तो उसे सज़ा मिलेगी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन prohibits the state from conferring any title except those of military and academic distinction। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोहिबिट करता है, स्टेट को फ्रॉम कन्फेरिंग एनी टाइटल्स एक्सपेक्ट दोज ऑफ मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। मतलब एकेडमिक डिस्टिंक्शंस और मिलिट्री को हटाकर सारे जो टाइटल्स हैं वो किस में आ जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब बराबर का हक, आज़ादी होना। फ्रीडम मतलब आज़ादी, ठीक है, आज़ादी का हक होना। राइट का मतलब होता है हक, RIGST जो है इसका मतलब होता है हक। राइट टू फ्रीडम मतलब ये आर्टिकल 19 से 22 के बीच में दिया, और ये वाला आर्टिकल 14 से 18 तक लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है, आर्टिकल 19 टू 22 दिस इंक्लूड द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस,
freedom to assembly peacefully to form association, to travel to any part of the country, freedom to practice any profession। मतलब यही है कि हर तरह की आज़ादी है इसमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। हर जनता को लोगों को हर चीज़ की आज़ादी है कि वो अपने बोल सकें, उन्हें बोलने का हक है, अपने एक्सप्रेशंस को जाहिर करने का हक है, उन्हें पीसफुल असेंबली बनाने का हक है, उन्हें अपनी एसोसिएशन बनाने की फ्रीडम है, आज़ादी है, ठीक है। उन्हें अपनी कंट्री के अंदर कहीं भी जाने की आज़ादी है, और कोई भी प्रोफेशंस को, कोई भी काम करने का, उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए, काम करने के लिए आज़ादी है, ठीक है। बस वो लीगल हो, ठीक है। इलीगल तो मना ही है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट पर्सन्स अक्यूज्ड और पनिश्ड, और ये किससे बचाता है इंसान को? पनिश्ड ऑफ एन ऑफेंस। मतलब ये कहना चाह रहे हैं, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स टू ट्रेवल और एनी पार्ट, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट पर्सन एक्यूज और पनिश ऑफ एन ऑफेंस। मतलब ये इंसान को ये प्रोटेक्ट करता है, हर चीज़ से बचाता है। और पर्सन एक्यूज, जो इंसान जो दबाया जा रहा है या उसके साथ कोई परेशानी है या उसे एक्यूज़ किया जा रहा है या एक्यूज़ पर्सन है, उसे क्या करा जाएगा? प्रोटेक्ट किया जाएगा। और पनिश्ड ऑफ एन ऑफेंस, और सज़ा भी दी जाएगी उन सारे लोगों को जो क्या करेंगे, जो गलत काम करेंगे, जो इसके खिलाफ जाएंगे, ठीक है। सिंपल यही बताया जा रहा है आज़ादी को लेकर कि इंसान, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर ये है, जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, कि वो उसमें हर इंसान फ्री होता है, उसे कुछ आज़ादी दी जाती है कि वो अपना काम अपने हिसाब से शुरू कर सकता है, अपना काम जो जिस फील्ड में काम करना चाहता है वो काम कर सकता है, या उसके इंटरेस्ट के बेस पर वो अपना काम कर सकता है, ठीक है। या वो जो एजुकेशन लेना चाहता है वो एजुकेशन ले सकता है, जो रिलीजन फॉलो करना चाहता है वो रिलीजन फॉलो कर सकता है, या अपने इंडिया के अंदर, अपने कंट्री के अंदर, मतलब दूसरे कंट्री में जाएंगे तो हमें पासपोर्ट लगेगा ना, मगर अपने कंट्री के अंदर वो फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता है, आज़ादी से घूम सकता है। It also provide free and compulsory education to all children from the age of 6 to 14। और 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी मतलब ज़रूरी है बिल्कुल, जिसे हटा नहीं सकते, जैसे, ठीक है, बहुत ज़रूरी। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत मतलब ये कंपलसरी है कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं उन्हें फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है। थर्ड क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, राइट अगेंस्ट मतलब हक होना। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर एंड फोर्स लेबर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो उसके खिलाफ तुम्हारा हक की आवाज़ उठा सकते हो, या तुम्हारा हक है ये कि तुम्हें कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है तो तुम क्या करो, अपनी आवाज़ उठाओ, ठीक है। चाइल्ड लेबर कर रहा है या फोर्स लेबर है तो इसमें क्या है, तुम्हारा ये अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब एक्सप्लॉइट कर रहा है कोई तुम्हें, ठीक है। तुम्हें कोई ज़बरदस्ती, कोई जैसे चाइल्ड लेबर है, बच्चों से काम कराया जा रहा है, तो बच्चे खुद तो करना चाहते नहीं है, तो ये चाइल्ड लेबर किस में आता है? एक्सप्लॉयटेशन में आ जाता है, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा हक है, तुम अपनी आवाज़ उठा सकते हो। फोर्थ क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और मजहब की आज़ादी होना। इसमें क्या है? आर्टिकल 25 से 28 में लिखा गया है। इसमें ये क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स विदाउट पेइंग एनी टैक्स फॉर रिलीजन। मतलब ये सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा मज़हब है, इंडिया के जो लोग हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं, कंसाइंस मतलब सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, इंसान को ये समझने की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, इंसान को ये फ्रीडम ने क्या हमें दी है, आज़ादी कौन सी दी है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमें ऐसी आज़ादी दी है कि हम सही और गलत खुद सोच सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस मतलब ये होता है सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, मतलब सही और गलत समझने की सेंस, ठीक है। तो हम अपने आप
सही क्या है गलत क्या है, ये हमें आज़ादी दी गई है कि हम सोच सकें। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, अपने रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने की हमें आज़ादी दी गई है। विदाउट पेइंग एनी टैक्स फॉर रिलीजन, किसी रिलीजन के लिए, किसी मज़हब के लिए कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो हम मज़हब अपना हमारा मज़हब है उसे फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम जैसे कि पाकिस्तान में या अफ़गानिस्तान में या कहीं भी जाके रहो, अगर वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है तो ऐसा नहीं है कि वो ये तुमसे कहें कि तुम यहाँ पर दूसरे मज़हब के हो तो तुम्हें इस अपना मज़हब फॉलो करने के लिए अपना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर दूसरा क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स मीन इंडिविजुअल हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड मैनेज देयर ओन अफेयर। ये कह रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये है साफ साफ कि एक इंडिविजुअल, जो इंसान, कोई भी शख्स या कोई भी आदमी या कोई भी फैमिली, इंडिविजुअली अगर हम देखा जाए तो उसके पास ये हक है, वो अपना जो मजहब चाहे वो उसे फॉलो कर सकता है, ठीक है। कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। अब कल्चरल और एजुकेशनल राइट में क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट आर ऑल माइनॉरिटीज़, जो कि हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, या रिलीजियस या लिंग्विस्टिक हैं, लिंग्विस्टिक के बेस पर, कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो रिलीजियस या लिंग्विस्टिक जो कल्चर, ये समझ लीजिए जैसे कि अब जो माइनॉरिटीज़ हैं, जैसे कि लैंग्वेजेस के बेस पर, रिलीजियस के बेस पर, कास्ट के बेस पर, कलर के बेस पर, कैसी भी जो माइनॉरिटीज़ हैं उसे ये हक दिया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए कि अपनी जो डेवलपमेंट के लिए, वो अपने कल्चर के डेवलपमेंट के लिए वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, ठीक है, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। 6 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में क्या है, आर्टिकल 32 में आया है ये, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ सिटीजन टू मूव टू द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अलाउ करता है सिटीज़न को कि वो कोर्ट जाकर, ठीक है, कोर्ट में जाकर, इफ़ दे बिलीव, अगर उन्हें भरोसा है कि कोई उनका फंडामेंटल राइट या उनका कोई हक नहीं दिया जा रहा है, तो वो कोर्ट जाकर उस पर बात कर सकते हैं, ठीक है, उस पर क्या करते हैं, अपने जस्टिस के लिए मांग कर सकते हैं। ऑफ देयर फंडामेंटल राइट हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट्स, अगर किसी स्टेट के ज़रिए अगर उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, वायलेट किए जा रहे हैं, उनके हक छीने जा रहे हैं या नहीं दिए जा रहे हैं, तो वो कोर्ट जाकर इस पर मांग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 149 है हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब हमारी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। राइट एंड ड्यूटीज़ आर इंटर रिलेटेड। अब जो राइट हैं और ड्यूटीज़ हैं वो एक दूसरे से इंटर रिलेट करती हैं, लिंक हैं एक दूसरे से। फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ के लिए द 42nd मतलब 42 ठीक है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, जो 42 अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का, उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर। क्या है उसमें, कॉल्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज़। उन्हें क्या कहा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहा। कंटेन्ड इन आर्टिकल 51, जो कि आर्टिकल 51A में हमारा मौजूद है, सारा दिया हुआ है। The fundamental duties are to promote patriotism among the citizen and to help them to strengthen the nation। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मकसद क्या है, साफ साफ कि पेट्रोटिज्म मतलब देश प्रेमी, ठीक है, टू प्रोमोट पेट्रियोटिज्म, देश को, अपने जो मुल्क है, अपनी जो कंट्री है उसके लिए देश का प्रेम बढ़ाना, प्रोमोट करना। एंड अमंग द सिटीजन्स के अंदर जो देश के लिए प्यार है, मोहब्बत है, उसे बढ़ाने के लिए हमारी क्या आई, कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई। एंड टू हेल्प देम टू स्ट्रेंथ, और उन्हें अपने नेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए मतलब मजबूत करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए हेल्प किए। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर, अब कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जैसे टू अबाइड बाई एंड रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। अब ये कह रहे हैं अबाइड मतलब पालन करना, जो हमारा नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इज्जत करना, रिस्पेक्ट देना और उसका पालन करना। दूसरा क्या है, टू इनरिच द फॉलो द नोबल आइडियाज़ ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल्स हैं उसके नोबल आइडियाज़ को फॉलो करना और इनरिच करना मतलब स्मर्थ करना, ठीक है, इंक्रीज़ करना, बढ़ाना, उनके आइडियाज़ को बढ़ाना, आइडियल्स को, नोबल आइडियल्स हैं उनके आइडियाज़ को बढ़ाना। इनरिच मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, ठीक है। टू अपहोल्ड द एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, इंडिया की सॉवरेनिटी को,
और यूनिटी को और इंटीग्रिटी को अपहोल्ड कर कर रखना, मतलब बढ़ाना, ये बढ़ा कर रखना, ठीक है, या बचाए रखना, ठीक है, अपहोल्ड कर कर रखना, उस पर ही मतलब उसे बढ़ाना, उस पर ही रखना, उसे रखना अपने पास। प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, अपनी सोवरेनिटी को, यूनिटी को बचाने के लिए, ये मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी कि अपने सोवरेनिटी को, यूनिटी को और इंटीग्रिटी को इंडिया के बचाना, ठीक है, उसे अपने अपहोल्ड कर कर रखना। फिर नेक्स्ट क्या है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड, कंट्री को डिफेंड करना, बचाना, एंड रेंडर नेशनल सर्विस, रेंडर मतलब प्रस्तुत करना, ठीक है, मतलब ये कह लिए डोनर, जो अपने आप को डोनर मतलब डोनेट करने वाला, नेशनल सर्विस डोनेट करो जब भी ज़रूरत हो, अपने कंट्री को अपनी नेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करो उन्हें, मतलब आगे बढ़कर हिस्सा लो जब भी उन्हें, जब भी हमारे कंट्री को किसी चीज़ की डिफेंड की जैसे ज़रूरत पड़े तो उसमें नेशनल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करो। फिफ्थ क्या है, टू प्रमोट कॉमन ब्रदरहुड ऑफ ऑल पीपल इन इंडिया एंड रिनाउंस प्रैक्टिस डिरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, और उन सारी कॉमन ब्रदरहुड को, मतलब जो कॉमन ब्रदरहुड है, भाईचारे को बढ़ाना, और इंडिया के मतलब लोगों के बीच में भाईचारगी बढ़ाना, और रीअनाउंस प्रैक्टिसेस, उन प्रैक्टिसेस को त्याग देना, रीअनाउंस मतलब होता है त्याग देना, हटा देना, ख़त्म कर देना। कौन सी प्रैक्टिसेस, डिरोगेटरी मतलब अपमानजनक, अपमान करने वाली जो प्रैक्टिसेस हैं, टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, ज़्यादातर जो प्रैक्टिसेस ये होती हैं अपमान वाली, जो अपमान किया जाता है औरत जात को लेकर, ठीक है, वुमेन को लेकर, तो उन सब चीज़ों को, उन सारे प्रैक्टिसेस को, उन सब जो प्रैक्टिसेस की जा रही हैं उन्हें त्याग देना, ये क्या हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये भी आता है। 6 क्या है, टू वैल्यू एंड प्रेजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द नेशनल कंपोजिट कैरेक्टर, हमारा जो नेशनल कंपोजिट कैरेक्टर है, कंपोजिट मतलब यूनाइटेड यानी स्मर्ग, जो हमारा यूनाइटेड कैरेक्टर है, नेशनल यूनाइटेड कैरेक्टर है, जो नेशंस कंपोजिट कैरेक्टर है, उसे बचा कर रखना, टू वैल्यू, उसे बचाए रखने के लिए और वैल्यू के लिए, ठीक है, टू वैल्यू एंड प्रेजर्व द रिच हेरिटेज, और उसे बचाए रखना, रिच हेरिटेज जो हमारा अमीर हेरिटेज है, रिच हेरिटेज है हमारा नेशनल कंपोजिट कैरेक्टर को, उसे बचाना और उसे इज्जत देना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट एंड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, मतलब प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करना हमारे नेशनल एनवायरनमेंट को, और हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर, कंपैशन मतलब दया, और जो हमारे नेशनल लिविंग क्रिएचर्स हैं उनके लिए दया होनी चाहिए, ठीक है, दया होनी चाहिए, रहम होने चाहिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, और साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ह्यूमनिज्म डेवलप करना, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की स्पिरिट होना, ठीक है, छानबीन करने की स्पिरिट होना, इच्छा होना। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्ज्योर वायलेंस, और वायलेंस को, एब्ज्योर को तलाक देना मतलब त्याग देना, ख़त्म कर देना कि हम वायलेंस नहीं करेंगे, ठीक है, और सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी की हिफाजत करेंगे। टू स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, और स्ट्राइव मतलब प्रयास करना, ठीक है, कोशिश करना, एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, किसी काम को, किसी भी मकसद, कोई भी काम कर रहे हैं कहीं भी, तो कोशिश करना कि हम उस पर एक्सेलेंस करें, मतलब अच्छा काम करें, अपने एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल या कलेक्टिव एक्टिविटी के लिए अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो कोशिश करना कि एक्सेलेंस काम हो, ठीक है, अच्छा काम हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेनिंग गाइडलाइंस गिवन टू द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, पार्ट 4 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें कुछ गाइडलाइंस दी हैं जो कि गवर्नमेंट के ज़रिए दी गई हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जो कि पीपल हैं उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है, उनके पीपल की वेलफेयर को इंश्योर करने के लिए गाइडलाइंस दी गई हैं पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के। दीज गाइडलाइन आर कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और ये जो गाइडलाइंस दी गई हैं इन्हें क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। दीज प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टिव टू द स्टेट टू प्रोमोट अ जस्ट सोशल ऑर्डर, और ये प्रिंसिपल जो है डायरेक्टिव्स मतलब ये जो प्रिंसिपल हैं ये डायरेक्टिव्स होते हैं कैसे, टू द स्टेट को प्रोमोट करने के लिए उनके सोशल ऑर्डर को, ठीक है, प्रोमोट अ जस्ट सोशल ऑर्डर। डायरेक्ट मतलब आदेश देना, आदेश इसलिए दिए गए हैं, ये जो प्रिंसिपल्स हैं इसके आदेश इसलिए दिए गए हैं टू द स्टेट को दिए गए हैं टू प्रोमोट करना, बढ़ोतरी लाना, टू जस्ट सोशल ऑर्डर
को प्रमोट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, एवरी गवर्नमेंट मस्ट कीप द मेन प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन इन माइंड वाइल फ्रेमिंग लॉज। और हर गवर्नमेंट के अंदर दिमाग में ये बात होनी चाहिए, इस बात को रख के दिमाग में अपने ये बात रख के गवर्नमेंट ने को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं एवरी गवर्नमेंट मस्ट कीप द मेन प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इन माइंड वाइल फ्रेमिंग लॉज। कानून बनाते समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के सारे प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के, उसे अपने दिमाग में रखकर कानून बनाना चाहिए। सॉवरेनिटी क्या है? अब सॉवरेनिटी मैंने भी बताया था, सॉवरेनिटी रिफर टू द फ्रीडम ऑफ द नो गवर्न वनसेल्फ विद इन द टेरिटरी एंड टू बी फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल। इंडिया इज फ्री टू गवर्न इटसेल्फ एंड टू मेक लॉज। मतलब जो बाहर की दूसरी कंट्रीज हैं वो तुम्हारे कंट्रीज में कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी, ठीक है, अपने तुम आज़ाद हो। नो गवर्न वन सेल्फ, कोई दूसरे एक दूसरे को गवर्न नहीं करेगा। विद इन अ टेरिटरी, एक टेरिटरी के अंदर दूसरी टेरिटरी एक दूसरे को गवर्न नहीं करेगी, ठीक है, कोई कंट्री दूसरे को गवर्न नहीं करेगी। अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से अपने अपने लॉज हैं, उसे एक दूसरे अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने लॉज हैं, और ये फ्री है दूसरे एक्सटर्नल कंट्रोल से, ठीक है। इंडिया इज फ्री टू गवर्न इटसेल्फ एंड टू मेक लॉज, और इंडिया भी इसी तरह से फ्री है अपने गवर्नमेंट को चलाने के लिए, गवर्न करने के लिए, अपने आप को गवर्न करने के लिए और अपने कानून बनाने के लिए। सोशलिज्म, सोशलिज्म क्या है? सोशलिज्म मीन्स दैट एवरीवन एंजॉय सोशल एंड इकोनॉमिक क्वालिटी। सोशलिज्म का मतलब ये होता है कि हर कोई सोशल और इकोनॉमिक क्वालिटी को एंजॉय कर रहा हो फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, हमारे कंट्री के प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। एंड वी have to bridge the gap between the rich and the poor by achieving the both social and economic quality। और जो ब्रिज है, जो गैप है बीच में अमीर और गरीब लोगों के बीच में, या उन अमीर और गरीब के लोगों के बीच में जो गैप है, जो सोसाइटी के बीच में गैप है, उसे क्या करने के लिए? ब्रिज करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए या उसे कम करने के लिए। अचीविंग बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक क्वालिटी, क्या करना चाहिए? अचीव करना चाहिए सोशल और इकोनॉमिक क्वालिटी को। सेकुलरिज्म मतलब मीन्स दैट देयर विल बी नो स्टेट रिलीजन। सेकुलरिज्म मैंने भी पीछे बताया था, इसका मतलब क्या है? हमारे ये सब वर्ड प्रेम्बल में यूज़ हुए थे, ठीक है। सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कोई स्टेट ऐसी नहीं होगी कि इस रिलीजन की स्टेट ये है, हिंदू रिलीजन यहाँ रहेंगे, मुस्लिम रिलीजन यहाँ रहेंगे, सिख रिलीजन गुजरात में रह रहे हैं, तो और जो जैन हैं वो यहाँ पंजाब में रह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कोई भी कहीं जाके रह सकता है, और रिलीजन विल ट्रीटेड इक्वली, जो सारे मजहब हैं वो बराबर ही उनके साथ ट्रीट किया जाएगा। डेमोक्रेसी मतलब मैंने ये तो आपको पता ही है, डेमोक्रेसी रिफर टू द गवर्नमेंट वेयर इन पीपल हैव द पावर टू वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू रन द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें जनता के पास ये पावर होती है कि वो वोट कर सके और अपने रिप्रेजेंटेटिव को, यानी अपने नेता को सिलेक्ट कर सके, चूज कर सके कि गवर्नमेंट चलाने के लिए, ठीक है। द इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इज अ गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल। जो इंडिया की गवर्नमेंट है, जो इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, उसमें क्या है? इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो लोगों के जरिए चूज की जाती है। अब रिपब्लिक क्या है? रिपब्लिक, द टर्म रिपब्लिक रिफर टू द हेड ऑफ द स्टेट। जो रिपब्लिक टर्म है वो स्टेट के हेड को रिफर करता है, ठीक है। ही एंड शी शैल नॉट बी अ हेरिडेटरी हेड, और वो जो होगा, चाहे औरत हो या आदमी, वो हेरिडेटरी हेड नहीं होगा। हेरिडेटरी हेड मतलब ये कह सकते हैं एंसेस्ट्रल, कि मतलब उनके खानदान से ही कोई हेड बनता हुआ आ रहा हो, ठीक है। हेड चेंज होता रहेगा, ठीक है, कोई हेरिडेटरी हेड नहीं होगा, ठीक है। बट विल बी चूजन बाय द पीपल थ्रू इलेक्शन प्रोसेस। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि जैसे कि कोई हेड है, स्टेट का जो हेड है उसका बेटा अगले साल हेड बने, फिर उसका बेटा अगले साल हेड बने, ठीक है। उनके एंसेस्टर्स, उनके जो खानदान है उनसे ही नहीं चलेगा। ये जो हेड बनता है, ये जो है जनरल जो लोकल पीपल हैं वो चूज करते हैं, ठीक है, इलेक्शन के जरिए। इन अ रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द हेड इज इलेक्टेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और जो इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें क्या है? हेड जो है थोड़े समय के लिए चूज किया जाता है। इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर। और इंडिया के अंदर जो हेड बनाया जाता है, जो प्रेसिडेंट होता है, स्टेट का जो हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। वो कितने सालों के लिए बनाया जाता है, कितने सालों के लिए चूज किया जाता है? उसे 5 सालों के लिए, ठीक है। इसकी ग्लॉसरी है, आप इसकी रीडिंग कर लिएगा, इसे याद कर लिएगा तो ज़्यादा बेहतर है, ये डेफिनेशन आपको खुद याद हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप इसकी एक्सरसाइजेज।
टिक द करेक्ट आपको बुक में करनी है, ट्रू फॉल्स बुक में करनी है, फिल इन और मैच द कॉलम ये भी आपको बुक में करनी है, ठीक है, मैच द कॉलम भी आपको बुक में करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी बुक में करनी है यहाँ पर। और ये जो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है ये आपको कॉपी में करनी है, मैं ये आपको टिक लगवा दूंगा, फिर ये आप अपने कॉपी में कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। पहले क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा यहाँ पर ए एक्सरसाइज है हमारी फर्स्ट। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन पुट्स अ लिमिट ऑन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस पर लिमिट लगाता है, मिसयूज ऑफ पावर, पावर का मिसयूज करने में, या वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है कोई तो उस पर लिमिट लगाता है, या बोथ ऑफ दीज। तो ये बोथ ऑफ दीज, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इन दोनों पे ही लिमिट लगाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी पे टिक कर दिए, बोथ ऑफ दीज। द लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नेंस इज, जो हमारी सबसे लोएस्ट लेवल की गवर्नमेंट होती है कहाँ पर होती है, वो सेंटर पे, स्टेट पे, या विलेज पे, विलेज पे होती है, जैसे हम क्या कहते हैं पंचायत, पंचायती राज, ठीक है। तो ये हो गई हमारी विलेज, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। फिर यहाँ क्या है, विच ऑफ दीज कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए कौन सी चीज़ इसमें नहीं मिल सकती हमें, फ्रेमिंग अ रूल, रूल बनाना, या राइट टू एजुकेशन, या पढ़ने का हक होना, या राइट टू सिक्योर गुड मार्क, अच्छे नंबर लाने का हक होना, या राइट टू फ्रीडम। तो अच्छे नंबर लाने का हक होना ये तो इंसान के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो कितना पढ़ता है, ठीक है, अच्छा नंबर लाने के लिए। तो ये कोई हक नहीं है, जो ये कोई राइट नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो बी पार्ट है इसका। Who was the chairman of Constituent Assembly of India? Constituent Assembly of India के जो चेयरमैन थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे इंडिया के वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका बी है, इस पर टिक कर लिए। इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूएंट वॉज पास्ड ऑन, जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था वो कौन सी तारीख थी, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पास हो गया था। ट्रू फॉल्स बताना है अब हमें। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री रन, तो ये ट्रू है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट है रूल का जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं जिसके हिसाब से हमारी गवर्नमेंट, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट चलती है। लॉज आर नॉट नेसेसरी फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द कंट्री, अब ये कह रहे हैं जो हमारे कानून हैं वो ज़रूरी नहीं है, कानून का बनना या कानून का फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, कानून का ज़रूरत ही नहीं है कि कंट्री को अच्छे से चलाने के लिए। तो ये फॉल्स है, अगर कानून नहीं होंगे तो कंट्री हमारी इधर उधर कहीं भी कोई भी कुछ भी कर रहा है, ठीक है, कोई कानून ही नहीं है, कायदे कानून नहीं है, तो क्या होगा, कंट्री अच्छे से नहीं चलेगी। तो क्या होगा इसका, फॉल्स। सोशलिज्म लॉज एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक्स, अभी कह रहे हैं जो सोशलिज्म लॉज है वो एम्फेसिस मतलब लागू होते हैं इकोनॉमिक जस्टिस पे, तो ये फॉल्स है, ऐसा कुछ लागू नहीं होता है कि सोशलिज्म लॉज हैं वो लागू हो रहे हैं इकोनॉमिक जस्टिस पे, ठीक है, ये फॉल्स है। ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया के जो हर स्टेट हैं, जितने भी इंडिया के अंदर स्टेट हैं वो उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, नहीं पूरे इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि सारे हमारे स्टेट फॉलो करेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाई ब्रिटिश लॉ एक्सपर्ट, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या ब्रिटिश लॉ ने, जो कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके एक्सपर्ट्स ने लिखा था, नहीं इंडियंस ने लिखा है ये, ठीक है, इंडियंस ने बनाया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्या है, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स में क्या है हमारा, अभी इसे मैच करना है। अपर हाउस, अपर हाउस हम किसे कहते हैं, मैंने बताया था राज्यसभा को कहते हैं। लोअर हाउस और किसे कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कहाँ पर है हमारा, डी है हमारा फर्स्ट, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है ना। अब देखिए मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ देखिए अब नज़र आएगा, ठीक है। ये क्या है, हम अपर हाउस, अपर हाउस हम किसे कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं। लोअर हाउस किसे कहते हैं हम, लोकसभा को, तो ठीक है, ये सी हो गया इसका 2, डी हो गया फर्स्ट का। और हेड ऑफ स्टेट, स्टेट का हेड मैंने किसे बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया है, किसे बताया है, हेड ऑफ स्टेट प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट। और लोकल गवर्नेंस कौन होता है हमारा, राज्यसभा, राज्यसभा हमारी क्या है, लोकल गवर्नेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। देयर आर डैश ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, दे आर नहीं होगा यहाँ पर, देयर आर होगा। देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, कितने इंडिया के कितने ऑर्गन्स होते हैं, 3, ठीक है, 3, यहाँ पर 3 लिख लिए। नेक्स्ट है हमारा, देखिए इस पर क्या 3 है। फिर नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर सेकेंड, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मेक द गवर्नमेंट, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट वेरियस प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज मेड बाय द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव क्या करता है,
लागू करता है सारे प्रोग्राम और पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट के जरिए बनाए गए हैं, ठीक है। ये क्या है, एग्जीक्यूटिव। द जुडिशरी इंश्योर दैट द लॉ ऑफ लैंड इज फॉलोड, और जुडिशरी का काम क्या होता है कि ये देखना कि जो कानून है वो फॉलो भी हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। और फिफ्थ क्या है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी, और जो ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और जो हमने यहाँ बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन थे। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किसके थे, ड्राफ्टिंग कम्युनिटी के थे, ठीक है। अब ये आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक्सरसाइज ई, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तुम कॉन्स्टिट्यूशन से क्या समझते हो। तो पेज नंबर 145 पर इसका आंसर है, मैं इसे टिक लगा देता हूँ। पेज नंबर 145 ओपन करिए, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, लॉज तक, ठीक है, सेकेंड लाइन तक। Constitutions mean a set of rules according to which the government of a country runs. The constitution of a country is the foundation of its law. ठीक है, तो ये आंसर नंबर फर्स्ट हो गया ई पार्ट का, आंसर नंबर फर्स्ट ई पार्ट का, ठीक है। ये ऐसे ई लिख लिए क्योंकि अभी एफ जो एक्सरसाइज है उसके भी हम लिखेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ पर आप टिक लगा लिए, इसे बुक कॉपी में करना है हमें ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी पेज नंबर 45 पे है, क्यों हमें उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। तो पेज नंबर 145 क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ है, नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन मेनली फॉर द फॉलोइंग रीजन, फिर ये तीनों रीजन लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक करना, ये आंसर हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर हमारा आंसर यहाँ तक, ये पूरा प्यूपिल तक हमारा कंप्लीट है। आंसर नंबर 2 ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करिए, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर से तुम्हें क्या समझ में आता है, जो हमने अभी पढ़ा था सेपरेशन ऑफ पावर, उससे तुम्हें क्या समझ में आता है, ठीक है। तो इसका क्या है, पेज नंबर 148, पेज नंबर 148 देखिए, और यहाँ लिखा है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में मैंने बताया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीन हिस्सों में और गवर्नमेंट को बांटा गया है। लेजिस्लेचर की अलग पावर है, एग्जीक्यूटिव की अलग पावर है और जुडिशरी की अलग पावर है। ये तीनों चीज़ें, तीनों की पावर इसमें डिफाइंड की गई हैं। तो ये क्या है, आंसर नंबर 3 ई का, ठीक है। यहाँ पर चाहे लिख लिए आप आंसर 3 ई का, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें तीनों ऑर्गन्स को बताया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर को बताया गया है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देयर से लेकर बैलेंस तक, ये आंसर नंबर 3 है ई का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो स्टेट पॉलिसी की डायरेक्टिव प्रिंसिपल है तुम उससे क्या समझते हो, वो क्या है। पेज नंबर 149 पे देखिए, यहीं पर पीछे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, इसमें क्या था, पार्ट 4 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंटेनिंग गाइडलाइंस गिवन टू द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द वेलफेयर ऑफ पीपल, मतलब ये पूरा भी हमने समझाया है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर नंबर 4 ई का हो गया, ठीक है। आंसर नंबर 4 पार्ट 4 से लेकर ऑर्डर तक, यहाँ से यहाँ तक टिक कर लिए, इसे आप कॉपी में कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज, ये तो इसकी हमें पूरी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी कि यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज होता क्या है। पेज नंबर 148 पर यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज की डेफिनेशन क्या है, हमें ये लिखनी है, ठीक है। पेज नंबर 148 ओपन करिए, लेफ्ट में देखिए यहाँ पर यूनिवर्सल एडर फ्रेंचाइज पूरा लिखा हुआ है, इसकी हमें यहाँ से यहाँ तक हमें पूरी डेफिनेशन लिखनी होगी। तो यहाँ लिख लिए आंसर नंबर 5 ई पार्ट, ठीक है। ये ई का है ना, एक्सरसाइज ई है, आंसर नंबर 5 हो गया हमारा, यहाँ से पूरा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारी, नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज एफ है हमारा, हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी इंडिया की वो कैसे बनाई गई, कैसे कॉन्स्टिट्यूट की गई, ठीक है। तो पेज नंबर 146 में ये हमें डिटेल में आंसर देना है, थोड़े बड़े होंगे इसके आंसर। पेज नंबर 146 पे देखिए इसका आंसर, यहाँ पर आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा था, आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, ये पूरा प्रोसेस बताया है कि कैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। तो आंसर नंबर 1 हो गया ये एफ का, ठीक है। आंसर नंबर 1 एफ का, ये क्या है हमारा एफ, ठीक है। यहाँ से लेकर पूरा लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें एक भी पॉइंट हम छोड़ नहीं सकते, इसलिए हमने यहाँ पर कुछ कट नहीं कराया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर नंबर 1 एफ पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है डेमोक्रेसी के अंदर।
पेज नंबर 145 ओपन करिए इसके आंसर के लिए। स्टार्टिंग में बिल्कुल यहाँ पर दिया है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे यहाँ से लेकर और इधर भी है, ये पूरा यहाँ तक ये क्या है, ये पूरा भरा हुआ है इंपॉर्टेंस से। तो इसमें क्या करेंगे, हम सारे पॉइंट नहीं लिखेंगे, जो मैंने अंडरलाइन करी है वो खाली करेंगे, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी से लेकर पूरा ये अंडरलाइन कर लिए, कहाँ से कहाँ तक, अवर सेल्फ तक। पहले अवर सेल्फ तक अंडरलाइन करिए, ठीक है, यहाँ से अवर सेल्फ तक अंडरलाइन करिए। पहले इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी से लेकर अवर सेल्फ तक अंडरलाइन करिए। उसके बाद फिर यहाँ से दा से लेकर ग्रुप तक अंडरलाइन करिए, ठीक है, दा से लेकर ग्रुप तक अंडरलाइन करिए। फिर इसके बाद दा से लेकर मेजोरिटी तक, ठीक है। ये हो गया हमारे यहाँ पर कंप्लीट। और यहाँ पर इंपॉर्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक पहले लिखेंगे, इन से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इन से लेकर अवर सेल्फ तक। उसके बाद दा से लेकर यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल्सो प्रिवेंट द माइनॉरिटी फ्रॉम द ट्रेनी और डोमिनेशन ऑफ द मेजोरिटी। ये आंसर नंबर 2 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। किसका है आंसर नंबर 2? ये एफ का है। कहाँ से स्टार्ट है, जो लाइन मैंने अंडरलाइन कर रखी है देख ली है, आप गौर से देखिए, यहाँ पर भी मैंने अंडरलाइन कर रखी है, ठीक है। ये दा से लेकर पूरा यहाँ तक, ये भी है, ये वाली लाइन भी है, दा से ये वाली लाइन भी है, डार्क कर दे रहा हूँ उसे मैं, ठीक है। ये पूरी लाइन है, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, और ये वाली यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक, इसी फिर यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी एक साथ आंसर लिख दिएगा, ठीक है। आंसर नंबर 2 एफ का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ओपन करिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा आंसर है, पूरा पैराग्राफ इसका लिखना पड़ेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को हमें डिस्क्राइब करना है, बताना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स अभी हमने पढ़े थे यहाँ पर, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। यहाँ फेडरलिज्म, फिर फेडरलिज्म पहले यहाँ से लिखना पड़ेगा यहाँ तक, फिर फेडरलिज्म डिफाइन करना पड़ेगा, फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताना पड़ेगा। तो इसे हमने कट कर दिया है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा आंसर है इसका, आंसर 3, ये से कट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेंशन द फंडामेंटल राइट, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उन्हें मेंशन करना है। पेज नंबर 148, ठीक है, 148 पे देखिए फंडामेंटल राइट्स। यहाँ देखिए हमारे फंडामेंटल राइट्स में मैंने अभी पढ़ा था, तो पहले यहाँ से लिखेंगे आंसर नंबर 4 एफ, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक उतारेंगे पहले। उसके बाद खाली ये ब्लू वाला लिखेंगे, राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 15, ये सब कुछ नहीं लिखना है, ब्लैक वाला, ठीक है। फिर दूसरा लिखेंगे राइट टू फ्रीडम, मतलब हमें बस नाम बताने कौन से हमारे फंडामेंटल राइट हैं, उन्हें एक्सप्लेन नहीं करना है, ठीक है। फिर राइट टू फ्रीडम लिखेंगे आर्टिकल 19 to 22, ये सब कुछ नहीं लिखना है, ये ब्लैक वाला कुछ नहीं लिखना है, सारे ब्लू वाले ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबरिंग के साथ क्या करेंगे, लिख लेंगे। ऐसे यहाँ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है। खाली ये ब्लू वाले लिखने हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ब्लैक वाले नहीं लिखने हैं, ब्लैक वाला सिर्फ यहाँ से लिखना है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे आंसर यहाँ से, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज से लेकर पूरा यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे फर्स्ट राइट टू इक्वलिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, ऐसे करके ये पूरे ब्लू वाले हम लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लिस्ट द फंडामेंटल ड्यूटीज टू बी फॉलोड बाय इंडिया। इंडिया के जरिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज फॉलो की जा रही हैं उन्हें बताना है हमें। तो आंसर लिखेंगे हम यहीं से, फंडामेंटल ड्यूटीज टू बी फॉलोड बाय इंडियंस या इंडिया टू बी फॉलोड बाय इंडिया आर, क्या लिखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज, आंसर है यहाँ से हमारा, फंडामेंटल ड्यूटीज टू बी फॉलोड बाय इंडिया आर। फिर पेज नंबर 149 पे आ जाइए। आर के बाद अब कहाँ से लिखना है, पहले लिखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज टू बी फॉलोड बाय इंडिया आर, इसके बाद पेज नंबर 145 पे देखिए, अब यहाँ पर 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, इसमें से आप ये वाली 5 लिख लिए, और फिर जब 5 लिख लें तो यहाँ पर एंड में लिख दीजिएगा एक्सेट्रा, क्योंकि तो 10 है ना पूरी, 10 कहाँ तक याद करेंगे, तो पहले वहाँ पर लिखिएगा, क्वेश्चन से लिएगा, पहले क्वेश्चन से हमें क्या लेना है, फंडामेंटल ड्यूटीज टू बी फॉलोड बाय इंडिया आर, इसके बाद आर करके नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, फर्स्ट पॉइंट पहली पॉइंट में ये लिखिएगा, फिर सेकंड लिख के ये लिखिएगा, थर्ड लिख के ये लिखिएगा, फिर फोर्थ लिख के नंबर, फिर ये वाली लाइन लिखिएगा, फिर नेक्स्ट लाइन में फिफ्थ लिख के ये लिखिएगा पूरा यहाँ तक, उसके बाद लास्ट में लिख दिएगा एक्सेट्रा, ठीक है, क्योंकि अभी ये पूरी नहीं है। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, एफ का आंसर नंबर 5 एफ। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये आप जो बाकी एक्सरसाइजेज हैं ये सब ये बुक में ही रहने दिएगा, और जो हमारे सिर्फ और सिर्फ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ यही हमारे कॉपी में होने चाहिए, पेन से करिएगा इन्हें,
और यहाँ कॉपी पर अपने लिख लीजिएगा पार्ट फर्स्ट, क्योंकि ये हमने अभी बताया ये पार्ट फर्स्ट का है, तो आप कॉपी पर भी पार्ट फर्स्ट लिखिएगा। उसके बाद चैप्टर फर्स्ट लिखिएगा और फिर हेडिंग लिखिएगा, ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर का नाम है। ठीक है, हमारा यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया सिविक्स का फर्स्ट। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।